हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम आगे उसको कंटिन्यूटी में रखते हैं जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या बात करनी थी हमने, देखो, क्योंकि ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि विड्रॉ के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले हमने कुछ सिंपल बातें डिस्कस की थी कि अगर हमें, मैं डिस्कस ही कर देता हूँ, ये 5 तो आपको वैसे भी दिख ही रही हैं, अभी आपने पढ़ा ही होगा। तो इससे अलावा क्या था, अगर हमने कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में या विड्रॉ किया है, उसकी ट्रांजेक्शन्स बताई थी, और वहाँ पे कौन सा अकाउंट लग रहा था, पर्सनल अकाउंट में कौन सा आर्टिफिशियल पर्सनल लग रहा था। इसके अलावा मैंने ये बताया कि अगर आपको चेक मिलता है और सेम डे डिपॉजिट करवा देते हो बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या नाम जो भी है, और अगर हम नेक्स्ट डे करवाते हैं तो पहले दिन एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और नेक्स्ट डे जब जमा करवा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये एंट्री करी थी। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, देखना आप। देखो, एक्सपेंस पेड बाय चेक, आपने कोई एक्सपेंस पे किया। एक्सपेंस पहले मुझे ये बताएं, एक्सपेंस में मैं ये कह देता हूं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं एक्सपेंस में सैलरी का, तो आप एंट्री क्या करेंगे, सैलरी। सैलरी मतलब आपने सर्विसेज ली है, डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट नॉमिनल टू, इसकी बदले में हमारी जेब से क्या जाता, कैश, लेकिन हमने चेक से पेमेंट किया तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, टू बैंक। सीधी सी बात है, जो सैलरी मैंने देनी थी ना मेरे बिहाफ पे, मेरा बैंक पे कर रहा है उसको, गिवर है, मतलब मेरे एम्प्लॉई को जो पैसा मैंने देना था, वो जो मेरा डेटर है, ये डेटर है मेरा, बैंक से मैंने पैसा लेना है, बैंक ने मेरे बिहाफ पे दे दिया, उतना बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा। आप खुद सोचे ना, आप अपनी जेब से देते तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने तो कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि बैंक बैलेंस तो आपके पास आया ही नहीं, आपके पास थोड़ा पड़ रहा है, वो तो बैंक के पास पड़ा हुआ है। आपकी आपकी आपके लिए कस्टडी किसने रख रखी है, उसको संभाल के बैंक ने, तो बैंक ने, हमने बैंक को ऑर्डर दिया कि ये चेक है, आप पे कर दो। आप क्या करते हो, आप जब आपको सैलरी होती है चेक से मिलती है तो आप निकलवाते हो ना, निकलवाते हो, उस पर्सन के अकाउंट में से कट जाते हैं। मतलब अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस एक पर्सन है, तो बिजनेस के अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा उतना। तो कौन गिवर है उसका, जो सैलरी मैंने अपने एम्प्लॉय को देनी थी उसका गिवर कौन है, बैंक है, क्रेडिट का गिवर। ठीक है, अब आगे, पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट करी है हमने, जैसे मान लो राम श्याम मोहन किसी को भी पेमेंट करी है, जैसे वहां पे पेमेंट रिसीव्ड हुई थी चेक से, या एक दो, देखो, एक तो ये था कि डायरेक्टली मेरे अकाउंट में किसी कस्टमर ने जमा करवा दिए थे, जैसे वहां पे एंट्री क्या हुई थी, बैंक रिसीवर था ना उस पैसे का और राम गिवर था। अब की बारी राम गिवर है, हम क्या हो रहा है, पेमेंट मेड बाय चेक, सॉरी राम रिसीवर है, हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, राम डेबिट, राम को हमने पेमेंट करी, ठीक है, चेक से, राम रिसीवर हो गया, और हमारी जेब से क्या हो गया, पैसा कम हो गया, टू बैंक। क्योंकि जो पैसे हमने राम को देने थे मेरे बिहाफ पे कौन दे रहा है, मेरा बैंक दे रहा है, तो बैंक गिवर है, मेरी जेब से कुछ नहीं गया, बैंक में जो मेरे पैसे जमा थे वहीं से कट जाएंगे। एक बात को आप समझे, इसमें मैं आपको ये कह रहा हूं, पेमेंट जब चेक से दे रहे हैं तो आपके माइंड में एक बात आती होगी, अभी तो चेक कटा है, अभी बैंक से पैसे थोड़ा गए। जैसे ही मैंने अपने एम्प्लॉय को पैसे दिए या राम को चेक दिया, सॉरी पैसे नहीं चेक दिया, क्या उसी टाइम अकाउंट से पैसे कट जाएंगे? लेकिन इतनी तो श्योरिटी है कटेंगे, इतनी तो श्योरिटी है कटेंगे। लेकिन जब आपको चेक मिला है, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो, आपको एक चेक मिला, नेक्स्ट डे डिपॉजिट हुआ बैंक में, आप उस दिन गए ही नहीं, तो उस टाइम तो आप चेक इन हैंड एंट्री करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक बैंक में लगवाया नहीं है। जब तक आप बैंक में जाएंगे नहीं, जब तक आप बैंक में जाएंगे नहीं, तो आपका पैसा जमा कैसे होगा? लेकिन अगर आपने किसी को पैसे चेक दिया है तो आप ये मान के चलते हैं वो तो जाते ही निकलवा लेगा। मतलब आप क्या चल रहे हैं, कंजर्वेटिव हो रहे हैं एक हिसाब से, कि आपके पैसे तो कटने ही हैं, आप यहाँ पे चेक वर्ड चेक चेक वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। चेक कोई आपके एसेट्स थोड़ी ना है, चेक वो एक खाली पेज ही तो है, अगर वो उस पर कुछ ना लिखते, नाम ना लिखते, तो वो कुछ भी नहीं था, वो कैसेट थोड़ा ना थी, चाहे उसको फाड़ के फेंक दो खाली चेक को, कुछ नहीं होना उससे। मेरे कहने का मतलब है, जब आपके पास किसी से चेक का है तो वो आपकी एसेट्स है, क्यों? क्योंकि आप उसको नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवा के उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। और आप जब भी चेक इशू करते हैं ना, मतलब किसी को देते हैं, तो मान के चले आपका बैंक बैलेंस हो गया खाली, मतलब उस उतने रुपए से, ये कंफर्म है, ठीक है।
तो यहाँ पे टू बैंक लिखा जाएगा, मतलब चेक इश्यू के टाइम पे, चेक की पेमेंट के टाइम पे आप टू बैंक सीधा लिख देंगे। लेकिन जब आपको चेक रिसीव होता है ना, तो आप तब तक बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे जब तक आप बैंक में डिपॉजिट करवाने नहीं जाते। क्लियर है बात? तो ये दोनों बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आगे सुनो नेक्स्ट बात। बैंक चार्जेस, चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इन बातों को। देखो मुझे एक बात बताना, हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, हम एटीएम भी बनवाते हैं, हमारे पास एसएमएस भी आते हैं बैंक के, हम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स के कुछ ना कुछ चार्जेस तो लगते हैं ना भाई। देखो बैंक भी तो सर्विस दे रहा है, एसएमएस आते हैं आपके, जैसे ही पैसे कटते हैं या बैंक में ऐड होते हैं तो बैंक उसके लिए पूरे साल के कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है, एसएमएस आने के या फिर एटीएम सर्विसेज के, ऑनलाइन सर्विसेज कुछ भी देता है तो उसके पैसे चार्ज करता है बैंक। अब वो बैंक पैसे चार्ज कर रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बिजनेस का खर्चा है कि नहीं, बस इतना बता दो बिजनेस का खर्चा है कि नहीं। तो बैंक चार्जेस आपके लिए क्या है? एक खर्चा है। मैं ना बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर देता हूं, मैं क्रेडिट में भी नहीं लिख रहा कुछ भी, सेम बात दोबारा से बताना। मैंने अभी डेबिट वाली आइटम लिखी है, क्रेडिट वाली नहीं लिखी, उसके ऊपर एक ही बारी में डिस्कस करूंगा इकट्ठा। मुझे इतना बताना, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है किस चीज का? आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा था बैंक में। क्या हो सकता है आपका नेगेटिव बैलेंस? आपके करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, सेविंग्स का नहीं होता। जो आप सेविंग करवाते हैं ना नॉर्मली, तो उसका बैलेंस नेगेटिव नहीं होता, वो तो जीरो हो सकता है। लेकिन जो करंट अकाउंट होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनके बैलेंस, उनकी लिमिट बन जाती है, तो वहां पे बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, बात को सुनना, अगर नेगेटिव हो सकता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मेरा खर्चा होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मेरे से। मान लेते हैं 30 रुपए बैंक चार्ज था और 100 रुपए का इंटरेस्ट था, मैंने खर्चा डेबिट कर दिया। देखो ये भी खर्चा है नॉमिनल, ये भी खर्चा है नॉमिनल। ठीक है, अब आगे, अगर मान लो मेरे पास बैंक में पैसा डिपॉजिट है, अगर मेरे पास पैसा डिपॉजिट है तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा, अलाउ करेगा। देखो अगर बैंक मेरा बैलेंस नेगेटिव जा रहा है तो बैंक क्या करेगा? चार्ज करेगा, मतलब खर्चा हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन जब मैंने बैंक में मेरा पॉजिटिव बैलेंस चल रहा है तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, मतलब टू इंटरेस्ट। वो मान लेते हैं मुझे 200 रुपये मिले। अब बात आती है, अगर मेरा बैंक चार्जेस लगे हैं, सुनना बात को अब ध्यान से, जब बैंक चार्जेस, बैंक ने बोला कि आपके 30 रुपए ना बैंक चार्जेस बनते हैं पूरे साल की सर्विसेज के, एसएमएस सर्विस होगी, एटीएम सर्विसेज होगी, ठीक है, तो क्या आप बैंक को ये पैसे कैश में देने जाते हैं? सोच के बताना। क्या आप ये कहते हो कि बैंक में जाता हूं, बैंक का फोन आया है, 30 रुपए दे के आने हैं, क्या आप देने जाते हैं? पहले मुझे ये बताएं। नहीं, बैंक क्या करता है? आपके बैलेंस में से ही तो काट लेता है और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सोच के देखना, आपके बैलेंस को किसने संभाल के रख रखा है? बैंक ने। बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट में से ही पैसे काट देगा, टू बैंक। ठीक है, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा उतने रुपए से, 30 रुपए कट के किसके अकाउंट में चले जाएंगे? बैंक के खुद के अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे मान लो पीएनबी बैंक है, एक तो पीएनबी बैंक, जैसे आप समझना, पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का इसका खुद का अकाउंट होगा, ओन अकाउंट, एक हमारा अकाउंट होगा जो बिजनेस का है। बिजनेस बैंक क्या करेगा? मेरे पैसे का गिवर है। आप कहेंगे तो गिवर थोड़ी ना हुआ बैंक, बैंक तो रिसीवर हुआ। आप लॉजिक लगाएं, ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, इसलिए सुनना ध्यान से। सीधा कहेंगे बैंक में से पैसे कट गए, आप सुनना ध्यान से, देखो आप लॉजिक लगाएं। आपके पैसे किसके पास जमा थे? बैंक के पास। बैंक मेरे पैसे का गिवर है। गिवर क्या है? जो मेरे पास, मेरे इस अकाउंट में, जो बिजनेस का अकाउंट था, उसके पैसे किसके पास जमा है? बैंक के पास जमा है। बैंक के पास जमा है ना। बैंक इस मेरे अकाउंट में से पैसे निकालता है और देता किसको है? खुद को, मतलब उसके अपने अकाउंट में जमा करता है उसको। बात क्लियर है? मतलब यहां पे मेरे पैसे का गिवर कौन है? वो बैंक ही है। मतलब मेरा जो खर्चा हुआ वो मैं जेब से कैश पे नहीं कर रहा, मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक ही पे कर रहा है। बैंक पे किसको कर रहा है?
अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, मैंने बैंक से पैसे लेने थे, जो मेरे बिजनेस का अकाउंट पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर मान लो 10,000 रुपए जमा थे। बैंक ने कहा कि मैं आपके बिहाफ पे कर देता हूं। उन्होंने क्या किया, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बैंक से कितने लेने थे, 10,000 रुपए, जिसमें से अगर उसने 30 रुपए काट दिए, 30 रुपए काटने का मतलब क्या है, कह रहा है जो आपने मेरे से 10,000 रुपए लेने हैं ना, उसमें से ना 30,000 रुपए आपके बिहाफ पे मैं पे कर देता हूं। तो बैंक ने पे किए ना, तो बैंक कितने रुपए से डेबिट था पहले, 10,000 रुपए से, अब कितने रुपए से डेबिट रह गया, 9970 से। वो 30 रुपए बैंक ने क्या किया, मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट में से दे दिए, और दिए भी किसको, खुद के बैंक अकाउंट में डाल दिए, अपने आप को दिए। देखो आप सोच के देखो, ऐसे मत को अपने आप को दिए, लेकिन आप सोचो उन्होंने मेरे अकाउंट में से पैसा काट के अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, है तो बैंक गिवर ही, मेरे अकाउंट में से पैसे काट के अपने आप को दे रहा है, तो गिवर, मेरे अकाउंट का तो गिवर ही है ना वो। ये बात समझना। सेम बात इसके लिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम बात है। मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूं कोई फायदा नहीं है, दोनों में टू बैंक है। अगर इंटरेस्ट है तो वो भी मैं कैश देने नहीं जाऊंगा, वो भी बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में से काट लेगा बस। लेकिन जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, अब की बारी बताओ, बैंक ने, एक तो बैंक का खुद का अकाउंट है, एक हमारा बिजनेस का अकाउंट है, उसका खुद का, सेल्फ बोल देता हूं, ओन की जगह सेल्फ लिख देता हूं यहाँ पे, सेल्फ वर्ड ज्यादा बड़ी। बैंक का खुद का अकाउंट है, बैंक ने क्या किया, अपने अकाउंट में से पैसा निकाल लिया, और उसको रिसीव भी तो बैंक ने ही किया, बस बैंक ने मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया। मतलब मेरे पैसे का, मेरे इंटरेस्ट का रिसीवर कौन है, बैंक है, बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक ने क्या किया, अपने 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 वाले अकाउंट में से निकाल के मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो रिसीवर तो बैंक ही है ना फिर भी। तो मान लो वो 200, ठीक है। ये बातें तीनों आपको पता होनी चाहिए थी, ये तीनों ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए थी अच्छे से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट थी, मतलब बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इस बात को आप ध्यान से समझना। ये दोनों खर्चे हैं, ये एक इनकम है, ठीक है। अब हम अगली बात पे आते हैं। अगली बात क्या है, मैं एक बार देख लेता हूं इसमें से कुछ रह तो नहीं गया। देखो छोटी छोटी बातें हैं और एक इंपॉर्टेंट है बस। देखो, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, आपने खाता खुलवाया है। देखो आपका खाता पहले से खुला हुआ था या अब खुलवाया है, एक करंट अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ही पहली प्रेफरेंस होती है ना। तो जब आपने खुलवाया करंट अकाउंट, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, मतलब बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपकी जेब से क्या गया, कैश। मतलब जो एंट्री आप नॉर्मली बोल रहे थे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, वहीं बस आपने अकाउंट खुलवाया तब भी तो कैश डिपॉजिट ही हुआ बैंक में, दोनों बातें सेम ही है, तो कंफ्यूज ना हो, पहली बात, ठीक है। अब ना अगली बात है कैश सेल्स ₹15,000, ध्यान से समझना, अमाउंट कुछ और ले लेता हूं क्योंकि सेम सिचुएशन उठा ली ना, बुक नोट्स में भी यही दे रखा है क्वेश्चन। कैश सेल्स ₹30,000, out of which ₹25,000 deposited into बैंक। कैश सेल्स करी है 30,000 रुपए की, जिसमें से 25,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए। एक बात बताओ, उसी दिन ही हुए, अगर उसी दिन ही हुए तो आप क्या करेंगे, सेल्स तो पक्का है 30,000 रुपए की। अब जैसे ही मान लो मेरे पास कैश है, एक मिनट के लिए सोचना, आपके पास पहले तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो नॉमिनल है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। आपके पास मान लो कैश आया 30,000 रुपए, फिर आपने उसी दिन उसमें से कैश चला गया आपका, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 25,000 रुपए, और इसको किसने रिसीव किया, बैंक ने। तो बेटर यही है ना कि जब आप सेम डे ही ट्रांजेक्शन हो रही है दो इकट्ठी, और आपका कैश आपके पास रहा ही नहीं, 30 में से 20 तो बैंक में जमा हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये दो एंट्री मत करें,
आप एक ही एंट्री कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा, 20,000, सॉरी 25,000 रुपये से। कैश कितने से बढ़ा, 5,000 रुपये से। और टू सेल्स, ये ज्यादा बढ़िया है कि आपकी सेल्स हुई, इनकम हुई नॉमिनल, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स 30,000 रुपए की, लेकिन उसमें से बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, मतलब बैंक रिसीवर कितने का, वो जो मैंने सेल करी और जो मुझे पैसा मिला उसमें से बैंक ने वो पैसे कितने रुपए के रिसीव करे, 25,000 रुपए के, डेबिट द रिसीवर, और बाकी क्रेडिट सॉरी डेबिट वट कम्स इन। ये दो एंट्रीज करने का फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आउट ऑफ विच ₹25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे आ रहा है या उसके अलावा कोई भी डे आ रहा है, ये नेक्स्ट डे लिखते ही ये एंट्री नहीं करनी, फिर ये दोनों ही करनी। बात क्लियर है? आपके माइंड में बात फिट हो जानी चाहिए। जब अलग दिन ट्रांजेक्शन दो हो रही हैं तो दोनों एंट्रीज करो, लेकिन अगर सेम डे हो रही है तो आप इकट्ठी कर दो इसको। समझ गए? बस यही था। इसके अलावा देखो, प्लेस्ड ए फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। हमने करंट अकाउंट करंट अकाउंट में से पैसा निकाल के एक एफडी करवाई है। पहले तो ना आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बैंक में ना एक तो अकाउंट होता है हमारा, कौन सा, करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग और एक होती है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेविंग खुलवा लेते हैं। अब मैं सेविंग की बात नहीं करता क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे करंट अकाउंट चलते हैं। करंट अकाउंट में ना नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अब हमने क्या किया, हमारे पास ना करंट अकाउंट में मान लो 4.5 लाख रुपए पड़े, इसमें से हमने पता क्या किया, 4.5 लाख रुपए में से ना 2 लाख रुपए निकलवा दिए और 2 लाख रुपए हमने अपने पास नहीं रखे, 2 लाख बैंक को ही दे दिए, लेकिन दूसरे अकाउंट में जमा करवा दिए, जिसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी करवाते होंगे आप। एफडी का मतलब क्या है, आप फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहे हैं, जिसमें से पैसा 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे आप, वो आपका फिक्स हो गया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए आपका। तो आप क्या एंट्री करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। ये भी क्या है, ये आपकी क्या है, मुझे एक बात बताएं, जब फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके बदले आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा एफडी के नाम का, वो आपका क्या है, राइट है। वो एक पेज जो है ना, वो एक राइट है, इसके अगेंस्ट आप पैसा ले सकते हैं किसी से, राइट है जिसके अगेंस्ट आप पैसा ले सकते हैं। हालांकि आप इसको इंटेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या है, वो राइट है, राइट तो इंटेंजिबल है ना, आपने किससे पैसा लेना है, बैंक से, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फिक्स डिपॉजिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो जो एक वो डॉक्यूमेंट आया ना, वो आपका राइट है। इसके बदले में आपकी पैसे किसने दिए, ये वाले बैंक ने ही दिए। बैंक ने क्या किया, आपके एक बैंक में से पैसे निकाल के उसको एफडी में डाल दिया, तो गिवर भी तो बैंक ही है, तो क्रेडिट द गिवर। मान लो 2 लाख रुपए की एफडी करवा दी, अब आपके पास करंट अकाउंट में कितने रुपए रह गए, 2.5 लाख रुपए, बस इसमें से 2 लाख निकल के एफडी में चले गए। और एफडी मेरे लिए क्या है, एक एसेट्स है, जिसका फ्यूचर में बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास राइट है, मैं बैंक से पैसा ले सकता हूं। और अगर आप किससे पैसा ले सकते हैं ना, तो उसको पर्सनल भी बोल सकते हैं। देखो मैं 2 तरीके से बात कर रहा हूं। अगर मैं उस डॉक्यूमेंट को देखूं एफडी वाले, अगर मैं एफडी वाले डॉक्यूमेंट को देखूं तो क्या होगा, वो रियल अकाउंट बनता है। लेकिन मैंने ये पैसे भी तो बैंक से लेने ही है, उस हिसाब से अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो पर्सनल भी बोला जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको कैसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि है दोनों एसेट्स ही। समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर डॉक्यूमेंट वाइज देखें, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए पास एक राइट है, वो आपकी एसेट्स है, ठीक है। और अगर आप सीधा बोलें कि मैं डॉक्यूमेंट को नहीं देखता, डॉक्यूमेंट के बिना थोड़ा ना आपको बैंक पैसे दे देगा, वो तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या है, रियल अकाउंट है, आपकी एक एसेट्स है, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अगर पर्सनल कैसे बोल सकते हैं कि आपने बैंक से पैसा तो लेना ही है ना, चाहे वो नाम अकाउंट का कुछ भी हो, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो। अब आप बात को समझे, आपने सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर ली, और भी हो सकती थी, मैं कितने भी बनाता जाऊं, आपने बेसिक बातें समझ ली हैं। इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जिसमें 18 एंट्रीज हैं। वो सारी की सारी मैंने 2 क्लासेस में डिस्कस करी हैं। आपकी पक्की बात है कि आपका वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप 6th क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
और 9th मिक्स है सभी का, मतलब कुछ आपके लॉजिक्स चेक होंगे। तो 7th और 8th क्लास हमारी 8th क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन जरूर कर लेना और चेक करवा लेना, ठीक है। बाय बाय।